नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। लखनऊ में सीएम योगी ने दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर संवाद भी किया। योगी ने सभी नवनियुक्त पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को जनता का जनसेवक बनकर काम करने की जिम्मेदारी बताई। वहीं सीएम योगी ने कहा कि 2017 में पुलिस में 1.5 लाख से ज्यादा पद रिक्त थे। सीएम ने आगे कहा कि पीएससी की 54 से अधिक कंपनियां समाप्त हो गई थी। वहीं अग्निशमन विभाग के पास उपकरण नहीं थे। आज अत्याधुनिक उपकरण आग बुझाने के लिए मौजूद हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले जाति विशेष के लिए भर्तियां होती थी। साल 2017 से पहले महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक डरते थे। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में कानून का राज स्थापित हो सके, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पीएससी के सभी 54 बटालियन को पुनर्गठित कर दिया गया है। पीएससी की 3 नई महिला बटालियन का गठन भी किया जा चुका है और साथ साथ कुछ नए जनपदों में जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे, उन जनपदों में पीएससी की नई बटालियन की गठन की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की जगह रिक्त थी, उन्हें पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके के साथ उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। आज उसकी नई प्रकृति बदली है। विकास के साथ तकनीक से सक्षम युवा उस दिशा में कैसे प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अपराधी से 10 कदम आगे सोचने की प्रवृत्ति हमारे मन में जब होगी, तब हम उसको अपने नियंत्रण में ले पाएंगे। अगर हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तो नहीं प्रभावी कदम उठा पाएंगे। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने 18 रेंज में 18 साइबर थाने स्थापित किए हैं। शेष अन्य जनपदों में भी वहां पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए थानों के गठन की कार्रवाई और हेल्प डेस्क के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश ने किया है। ई प्रोसिक्यूशन लागू करने वाला देश का सबसे अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद कोई भी राज्य आएगा वह उत्तर प्रदेश से आधे से कम में है। यानी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग इस दिशा में आगे लगाई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पुलिस के इसी रिफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए 1973 से मांग थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होना चाहिए। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की, यूपी में निवेश करेगा टाटा ग्रुप। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। वहीं 150 आईटीआई के लिए एमओयू साइन हुए हैं। वहीं 150 आईटीआई के लिए 4282 करोड़ का निवेश होगा और नए युग में प्रवेश कर रहा है यूपी, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। तो यूपी में टाटा ग्रुप निवेश करेगा और ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए
वहीं 150 आईटीआई के लिए एमओयू साइन हुए हैं। 150 आईटीआई के लिए लगभग 4,282 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यूपी में नए युग में प्रवेश कर रहा है यूपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। तो यूपी में निवेश करने के लिए टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है और इस मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। वहीं 150 आईटीआई के लिए एमओयू भी साइन हुए हैं। आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जब टीटीएल के साथ इस एमओयू के संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए तकनीकी दृष्टि से उन्नत और सक्षम बनने के लिए एक नया मंच प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध हो रहा है। एमओयू के तहत 150 से अधिक 150 आईटीआई को प्रथम चरण में, जो हमारी गवर्नमेंट आईटीआई है, उन सबका टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से उनकी सहभागिता से उन्नयन का कार्यक्रम होना है। न्यू एज कोर्सेज उसमें संपन्न करने के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर उपलब्ध करवाने, लैबोरेटरीज बनाने, वहां पर उस प्रकार के इक्विपमेंट उपलब्ध कराने के साथ ही वहां पर अच्छे प्रशिक्षक, टाटा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रशिक्षक और वोकेशनल एजुकेशन के प्रशिक्षकों को भी न्यू एज कोर्सेज के साथ जोड़ने के एक नए कार्यक्रम के साथ ही प्रतिवर्ष 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उनकी टाटा की जो सहभागी कंपनियां हैं, उनमें उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जोड़ने का एक अभिनव कार्यक्रम आगे बढ़। उधर यूपी बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह उमेश पाल के घर पहुंचे और सिद्धार्थनाथ सिंह ने परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने मृतक परिवार को सांत्वना भी दी और कहा कि कुछ भी हो, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत सजा मिलेगी। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। देखिए, जो उमेश पाल जी की हत्या हुई है ये दुखद है और मैं परिवार के साथ खड़ा हूं और संवेदना देने आया था। आने के पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई स्वयं और मुख्यमंत्री जी ने एक ही संदेश दिया है, जिन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और परिवार को आप आश्वस्त करके आइएगा कि जो सरकार को करना है वो करेंगे और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं जानता हूं कि योगी सरकार के अंदर माफियागिरी कोई चला नहीं सकता और किसी ने ये दुशासन किया है इतना बड़ा, वो सांप के फन को दबाना भी सरकार को आता है, वो दबा के रहेंगे लोग। संगम नगरी प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में परिवार वालों ने सीधे तौर पर चिंता जताते हुए कहा है कि उन्हें अब लगातार फोन पर अलग अलग नंबरों से धमकी दी जा रही है कि पूरे मामले में चुप्पी साध ले, नहीं तो उनका भी हाल उनके बेटे जैसा ही होगा। जिसको लेकर परिवार वालों ने न केवल अपनी सुरक्षा की चिंता जताई है, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर अपनी सुरक्षा को बढ़ाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की बात भी कही है। साथ ही मृतक उमेश पाल की माता ने अपनी बहू के लिए आर्थिक सहायता की गुहार भी लगाई है। सरकार पे भरोसा है, लेकिन मुझे एक बार योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करा दीजिए। एक बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करा दीजिए, मैं उनसे ही बात कर पाऊंगी, उनसे ही कह पाऊंगी। ये कह रहे हैं कि मेरे बहू को आर्थिक सहायता करें, मुआवजा दें और हम
योगी जी से मिलना चाहते हैं कि जिसने मेरे बेटों को मारा है उसकी फांसी हो, जो मुकदमा चल रहा है उसका वो निर्णय कराएं। वहीं अगली खबर बलिया से है, जहां कल बलिया आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बलिया से लखनऊ, दिल्ली और बिहार तक कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास 27 फरवरी को होगा। वहीं कल नितिन गडकरी इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो करीब 1.5 घंटे तक बलिया में मौजूद रहेंगे। देखिए 27 तारीख के दिन अपने भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का बलिया में आगमन हो रहा है। उनके कर कमलों के द्वारा हमारे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे करीब 6,000 करोड़ रुपये की राशि से इसका निर्माण होना है और बलिया जनपद के लिए 27 तारीख के दिन एक ऐतिहासिक दिन है। इतनी बड़ी भरी राशि से एक परियोजना का शुभारंभ हमारे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के द्वारा हो रहा है। निश्चित इसी के लिए हम लोग सब तैयारी बैठक आज कर रहे हैं। उस बलिया विधानसभा क्षेत्र के हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और पूरे जनपद के कार्यकर्ता, पूरे जनपद के लोग इस कार्यक्रम को भव्य ऐतिहासिक बनाने के लिए लगे हुए हैं। इसी के क्रम में आज हम इसे बैठक कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक ये हम सब का गाजीपुर से जंगीपुर से लेकर और ये रिविलगंज, गाजीपुर जनपद के जंगीपुर से लेकर रिविलगंज तक बलिया, यानी हमारे जनपद का पूरी जनपद का मतलब कि हमारे ज्यादा भाग बलिया जनपद आ रहा है। उधर झांसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत की और पत्रकारों से बातचीत में एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया उसको मिट्टी में मिला दिया गया। और हमारे मुख्यमंत्री का साफ तौर से यह कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पूरी बात उसमें स्पष्ट कर दी है कि मारने वालों में समाजवादी पार्टी के सांसद जो है अतीक अहमद और उनके परिवार के साजिश से उसकी हत्या की गई है, जिसमें उनका लड़का भी एक अभियुक्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा के भीतर स्पष्ट रूप से बता दी। पूरी बात उसमें स्पष्ट कर दी है कि मारने वालों में समाजवादी पार्टी के सांसद जो है अतीक अहमद और उनके परिवार के साजिश से उसकी हत्या की गई है, जिसमें उनका लड़का भी एक अभियुक्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा के भीतर स्पष्ट रूप से बता दी। तो झांसी दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और आज साध्वी प्राची फिरोजाबाद पहुंची, जहां उन्होंने तिलक इंटर कॉलेज में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं साध्वी प्राची ने रामचरितमानस को लेकर सपा पर जमकर निशाना साधा। साध्वी प्राची ने कहा कि सपा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तुलसीदास जी ने भी जो भी रामचरितमानस में लिखा है वो बिल्कुल सही है। आज फिरोजाबाद साध्वी प्राची जी पहुंची हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। आज किस तरीके का कार्यक्रम है आपका फिरोजाबाद में और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? फिरोजाबाद में हमारा जो कार्यक्रम है वो मातृशक्ति सम्मेलन, महिलाओं को जागृत करने का काम। हमारा एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आयाम है, राष्ट्र सेविका संघ, उनका कार्यक्रम है, उसमें मैं आई। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आज की राजनीति बदल रही है, पहले रामचरितमानस पर राजनीति शुरू हुई, रामचरितमानस में गलत चौपाइयों का अर्थ निकाला गया और उनको गलत तरीके से प्रचार किया गया। लेकिन जाति धर्म से शुरू होने वाली राजनीति आज एक धर्म पर जाकर के टिकी हुई है और वो भी वैसे ग्रंथों पर जाकर के, क्या मानना है आपका? देखिए, राजनीति का स्तर हिंदुस्तान में इतना गिर चुका कि मैं भी कई बार अफसोस करती, केवल हिंदू धर्म को ये लोग टारगेट करते हैं। कभी देवी देवताओं का मखौल उड़ाएंगे, कभी हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ देंगे, कभी हमारे धर्म ग्रंथों पर उंगलियाँ उठाएंगे। तो ये राजनीतिक जो गिरावट आई है, ये एक सोचने का विषय है। और रही बात रामचरितमानस में, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, गलत नहीं कहा। और जो लोग उंगली उठा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि जरा 2 लाइनें कुरान पर बोल कर देखो, बाइबल पर बोल करके देखो, सर तन से जुदा हो जाएगा भाई साहब। देखा है ना, नूपुर शर्मा ने ठीक कहा था, उनकी आसमानी किताब का हवाला ही तो दिया था ना। कितने लोगों के सर तन से जुदा करने के फरमान जारी हो गए। ये केवल हिंदू धर्म को
क्योंकि सहिष्णु है ना हिंदू, उसको कुछ भी कह देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से सपा ने अपने पाले में लिया, ये रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई, पूर्व में अच्छा लगा, लेकिन आज वही सपा कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के उन शब्दों से बचती हुई नजर आ रही है। तो इसने साफ कहा है कि उनका व्यक्तिगत विषय है, वो नहीं बोलना चाहेंगे इसमें। मैं समझती हूँ कि अखिलेश यादव पल्ला झाड़ रहे हैं। इनकी सोची समझी राजनीति रणनीति है हिंदू महापुरुषों का अपमान करना, देवी देवताओं का मखौल उड़ाना, और ये विपक्ष की गंदी राजनीति का एक अंश है। ये राजनीतिक मूल्य जो गिर रहे हैं इन लोगों की वजह से गिर रहे हैं। केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की अति चरम पर इस समय पहुंच रही है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, 2024 में जनता अपने आप जवाब देगी। आने वाला टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, उनको पता चल जाएगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि एक तो अब तो योगी सरकार अपने आप में ये कहती है कि हम अपराधों का खत्म कर रहे हैं। प्रयागराज की कई घटनाएं जहाँ पर आपने देखा होगा कि दिन दहाड़े एक युवक को हमला होता है, उसमें एक पुलिसकर्मी भी मारा जाता है और उस पर राजू पाल की भी हत्या होती है। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है तो क्राइम का इतना कितना कहाँ मिल पा रहा है? देखिए, जो 70 साल की राजनीति, और मैंने कहा राजनीति की जो गिरावट, ये एक सोचने का विषय है। योगी जी जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बनाने का काम कर रहे हैं, भाई साहब इनके घरों में से तो जिस समय इनका शासन था ना समाजवादी पार्टी का, मुझे याद है मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था, घर में से लड़की को खींच करके लाए थे, उसका दुपट्टा खींचते थे और फिर उस लड़की के ऊपर कितना कोहराम मचा। बच्ची की इज्जत, अपना कोई भाई होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी रक्षा के लिए 2 भाई आए, दोनों का कत्लेआम किया था। भूल गए ये कानून व्यवस्था को? हम भुगत भोगी है, हमें जानकारी है। योगी जी जो उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। ये तो इनके समाजवादी पार्टी और बसपा के जो लोग हैं उनको हवा भरी जाती है कि किसी तरह से माहौल बिगाड़ो, उसी का परिणाम। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके की अभी राजनीति छिड़ी हुई है, राजनीति एक जंग छिड़ी हुई है, वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सवर्णों को निशाना बनाया जा रहा है और अन्य जातियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है इसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दरअसल ये काम मैंने कहा ना कि राजनीतिक गिरावट का परिणाम ये जो विपक्ष कर रहा है, इनको केवल ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें सत्ता मिल जाए। भाई 2024 में कितना भी तुम माहौल बिगाड़ दो, लेकिन आएंगे मोदी जी। ये केवल माहौल बिगाड़ने का काम कर सकते हो और कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद। यदि मेरे साथ साथी प्राची बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा है कि आगामी ये कुछ भी कर ले, विपक्ष कुछ भी अपनी ताकत झोंक ले या अन्य लोगों पर भी हमला कर ले, लेकिन आगामी समय, आने वाले समय में मोदी जी की आएंगे, पुनः लौटेंगे। बड़े विश्वास के साथ उन्होंने बात कही। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूँ कि जिस तरीके से राजनीतिक हलचल चल रही है, चाहे वो धार्मिक ग्रंथों पर हो या किसी जाति समाज पर, उन पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला है। कैमरा पर कृष्ण के साथ जनता टीवी के लिए फिरोजाबाद से दीपक भारद्वाज। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंबा और टिहरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं राइफलमैन बीसी गब्बर सिंह और अमर शहीद श्रीदेव सुमन के स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि सीएम धामी ने अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा और स्थानीय जनता ने नकल विरोधी कानून पारित किए जाने पर आयोजित अभिनंदन आभार रैली में भी हिस्सा लिया। इस दौरान टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय समेत अन्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां सीएम धामी ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इस कार्यक्रम के बाद सीएम धामी जिला पंचायत कार्यालय भी पहुंचते हुए नजर आएंगे, जहां सीएम धामी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और जिला पंचायत सदस्य के साथ भी मुलाकात करेंगे। टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात में अपील की है कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ये वोकल फॉर लोकल की दिशा में एक अच्छा प्रयास होगा।
और आगे उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारे स्थानीय लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। हरिद्वार बिलकेश्वर बाईपास रोड पर जंगली हाथी आने से हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही वन विभाग और राजाजी प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। हाथी दूसरे हाथी से संघर्ष में घायल बताया जा रहा है और हाथी सड़क किनारे जंगल में एक ही जगह खड़ा हुआ है। वन विभाग और राजाजी प्रशासन हाथी को ट्रैंक्विलाइज करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं हाथी किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसको लेकर बिलकेश्वर बाईपास रोड को वन विभाग ने बंद करवा दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन चल रहा है और इस दौरान उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने अपने संबोधन में देश में विभाजनकारी, जन विरोधी और पूंजीपतियों की हितैषी सरकार के खिलाफ सभी देशवासियों से एकजुट होने का उन्होंने बयान दिया, जिससे उत्तराखंड की सियासत में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं करण महारा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि पहले कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने साथ जुड़े पूंजीपतियों की लिस्ट को सामने करें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी से करण महारा का बयान बीजेपी के गले से नहीं उतर रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। देखिए, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी का 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जो संबोधन है, शायद वो भारतीय जनता पार्टी के गले नहीं उतर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो जन विरोधी चेहरा है, जो आज संविधान और लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खतरे में पड़ गया है, शायद करण महाराज जी का तीर सही जगह जाकर लिखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।